सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 आर्ट्स में भारत माता की जय आत्मकथा अंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, वह पेशे से वकील थे। यानी जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वह वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ऐसे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने जो शिक्षा है इंग्लैंड यानी विदेश में प्राप्त की थी, लेकिन वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भारत लौटे और भारत लौटने के बाद में गांधी जी के साथ में सत्याग्रह के साथ वहाँ जुड़ गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। अब सत्याग्रह आंदोलन था, उस संग्राम में जुड़ने की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो गांधी जी के साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जुड़े और उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो साहस है, उन बातों से गांधी जी प्रभावित हुए थे और उनसे प्रभावित होने के बाद उन पर पूर्ण विश्वास रखा और इसी वजह से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी उनके जाने के बाद उनके जो भी कार्य है उनकी सारी जिम्मेवारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिल जाने वाली थी। इसीलिए वहाँ उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप सबको जानकारी प्राप्त है, आप जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी स्वतंत्र भारत के वह पहले प्रधानमंत्री थे और आजीवन यानी जब तक वह जिए तब तक वह उस पद पर बने रहे थे, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भारत माता की जय यह आत्मकथा अंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी छात्रों को अपनी किताब आपके पास में रखनी है और किताब में देखकर आपने यह आत्मकथा अंश को समझना है। आगे देखते हैं। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह विश्व शांति के बारे में जानते थे। विश्व शांति की जो उनकी इच्छा थी, वो इच्छा को वह प्राप्त करना चाहते थे और वह बहुमुखी प्रतिभा यानी सारे गुण उनमें थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार भी थे। वह राजनीतिक तो थे, अच्छे विचारक भी थे, साथ ही साथ वह अच्छे साहित्यकार भी थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। यानी हिंदी साहित्य को यह रचनाएं उन्होंने दी है। देखते प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। यानी यह जो भारत माता की जय हम पुकारते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वह भारत माता की जय तो ये नारा पुकारते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में जो भारत माता है वह कौन है और वह किसकी जय पुकारते हैं। यानी इस बात से वह अनजान है। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। यानी जो अनपढ़ लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, उन लोगों की जो अज्ञानता है वह दूर करने की कोशिश यहाँ पर लेखक ने की है। हम भी वास्तव में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम किसकी जय बोल रहे हैं, किसकी जय पुकार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भारत माता की जय यानी अपनी खुद की जय, इस भारत देश में रहने वाले सभी नागरिक की जय, उसे कहते हैं भारत माता की जय। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी किताब अपने पास में रखना, किताब में देखकर इस आत्मकथा अंश को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते, रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं और रात हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात को उन्हें दिल्ली जाकर जो गाड़ी है वह गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे
बुरी तरह से घेर रही थी, क्योंकि रात का समय था, उन्हें नींद आ रही थी। एकाएक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। जब वह दिल्ली जाने के लिए निकले थे, उस समय उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर रुकने की बात एक ही है कि सामने जो आदमी है और औरतें हैं, उनकी भीड़ है। कुत्ते के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए, और जब उन्हें संतोष नहीं हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वहाँ उनकी गाड़ी के पास में आते हैं, उनके हाथों में मशालें हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वहाँ गाड़ी में बैठे हैं, इसीलिए उन्हें पता नहीं कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। इसलिए उनकी गाड़ी के पास नज़दीक आ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। वे सब हस्तपुष्ट जाट थे। वो जो लोग थे, वो जाट समुदाय से जुड़े हुए थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। यानी जो लोग थे वो सब जमींदार थे और हष्टपुष्ट थे। पंडित जवाहरलाल जी कहते, लेखक कहते हैं कि उनसे बात किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो गाड़ी से बाहर उतर आते हैं। बाहर निकलने के बाद में वहाँ जो लोगों की भीड़ होती है, उन भीड़ के अंदर जाकर जवाहरलाल जी वहाँ बैठ जाते हैं। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यानी इन भीड़ के बीच में एक इंसान चिल्लाता है, कहता है कि कौमी नारा, यह नारा लगाता है और उसके प्रत्युत्तर उन्हें मिलता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम 3 बार। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। पहले कौमी नारा, फिर उसके बाद वंदे मातरम, और आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। ये सब वंदे मातरम, भारत माता की जय किस लिए है, मैंने पूछा। अब सभी नारा लगा रहे हैं कि भाई वंदे मातरम बोल रहे हो, कौमी नारा बोल रहे हो, भारत माता की जय यह नारा लगा रहे हो, लेकिन ये नारा किस लिए है, जरा मुझे बताइए आप। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यानी उन्हें प्रत्युत्तर में पूछा गया कि भाई आप यह क्यों नारा लगा रहे हो, किसके जय कर रहे हो, तो कोई उत्तर उन्हें मिलता नहीं है। वह एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। उन्हें लगता है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कौन सा सवाल पूछ लिया। इस सवाल से वह परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके पास में इसका कोई उत्तर था ही नहीं। मैंने सवाल दोहराया, यानी फिर से दोहराया कि बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। पूछते कि भाई आप नारा लगा रहे हो तो इसका कुछ मतलब तो बताइए, इसका क्या मतलब होता है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। वहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो खिन्न हो रहे थे। तो क्यों खिन्न हो रहे थे, उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। वो कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें क्या करते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते हैं, यानी उनका उत्साह बढ़ाते नहीं हैं। यहाँ पर देखते हैं कि खिन्न होना यानी उदास होना। जो कार्यकर्ता वो खिन्न हो रहे थे, यानी उदास हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगा रहे हैं। यानी भाई आप मुझे बताइए कि आप भारत माता की जय ये नारा तो लगा रहे हो, लेकिन ये नारा किस लिए है, जरा मुझे आप बताइए कि जिसके आप जय लगा रहे हो। मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे थे। मैंने फिर से पूछा कि भाई बताइए, आप ये भारत माता की जय कर रहे हो, जय का नारा लगा रहे हो, तो किस लिए लगा रहे हो, जरा मुझे बताइए। लेकिन वह इस सवाल से परेशान हो गए थे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। ऐसा सवाल तो किसी ने उनसे किया ही नहीं था। अजीब यानी सोच में डालने वाला। ऐसा सवाल उन्हें आज तक किसी ने किया ही नहीं था। सज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। यानी वह सद्भाव से इन बातों को मान लिया था कि भी जाने दो, ठीक है। लेकिन एक
नारा लगाता था तो प्रत्युत्तर में उसके साथ में सभी के सभी नारा लगाने लगे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि भाई भारत माता की जय, वंदे मातरम कर रहे हो, ये सब जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझो तो सही कि आप किसकी जय पुकार रहे हो। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र कैसे कर सकते थे। यानी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वह उन्हें नारा लगाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वह कांग्रेसी थे, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। तो भाई उनका नारा लगाने की बात को उज्र यानी कि विरोध कैसे कर सकते हैं, उसमें आपत्ति उन्हें दिखाई नहीं देगी, वह तो उनके साथ में नारा लगाएंगे ही। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे बस एक बार चिल्ला देते थे जोर से, यानी वो अपनी हिम्मत ताकत दिखाना चाहते थे। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। यानी वह नारा लगाते थे, सब मिलकर जो भीड़ में बैठे लोग हैं वह भी नारा लगाते थे। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्हें खुशी होती थी, और उनके जो प्रतिद्वंदी यानी जो उनके विरोधी थे उनमें डर पैदा होता था कि देखो ये सारी भीड़ तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में है। आगे देखते हैं। अभी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। यानी जो लेखक है वह सवाल करना बंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो उनसे तो उत्तर चाहते थे। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि भारत माता का मतलब धरती से है। यानी उन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है कि भारत माता का जो जय की नारे का जो संबंध है वो तो धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। जो किसान था वह तो बेचारा धरती से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह तो उसके लिए उसकी माँ है, क्योंकि वही उसका भला करती है और वही उसका भला चाहती है। इसके लिए वह जो किसान था वह तो कहता है कि भारत माता की जय का जो नारा है वह धरती से जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। आपके गाँव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? भाई धरती की बात कर रहे हैं, धरती तो हर जगह है। आपके गांव की धरती है, पंजाब है, यानी पूरी विश्व के अंदर धरती, तो आप किसकी कौन सी धरती की बात कर रहे हो? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। पेचीदा यानी सोच में डालने वाले। यह सवाल से वहाँ बहुत ही क्या होते हैं, बेबस हो जाते हैं कि यह सब क्या पूछ रहे हैं। आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, मैं एक का उत्तर देता हूँ तो आप दूसरा सवाल खड़े कर रहे हो। यानी इस बात से वहाँ परेशान हो जाते हैं। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए। कि भाई आप सवाल कर रहे हो तो इसका उत्तर तो आपके पास में होगा, तो आप ही इसका उत्तर दे दीजिए, आप ही से समझाइए। कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझाना चाहते हैं। यानी कहते कि भाई आप तो कुछ भी नहीं जानते हो और सारी बातें समझाना चाहते हो, अब बताइए सही। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुद उसका उत्तर देते हो कहते हैं कि भारत क्या है मैं आपको बताता हूँ। किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो भारत है वो कहाँ से, कश्मीर से हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। भारत की जो नारा है, जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, इस बात को वहाँ समझाते कि भारत क्या है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। यानी कश्मीर में हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक यह भारत फैला हुआ है। उसमें पंजाब है, बम्बई है, बंगाल है, मद्रास, ये सभी शहर शामिल हैं। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उनके जैसे ही समस्याएं हैं। वो बताते हैं कि भाई यह महाद्वीप, इस देश के अंदर करोड़ों किसान हैं जिनकी हर किसी की यहाँ तो समस्या है ही। उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आपत्ति। भाई आपकी जैसी परेशानियां है वैसे इस महाद्वीप में रहने वाले हर किसान की समस्या है। वहीं गरीबी, वहीं आपत्ति, हर किसी की यहाँ समस्या तो है ही। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि यह महादेश जो हिंदुस्तान है वो सबके लिए भारत माता है, हर किसी के लिए भारत माता है, क्योंकि जो उसमें रहते हैं और हम उस सबके बच्चे हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि भारत क्या है। उन्होंने बताया कि भारत यानी
जिसमें आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं वो भारत है और हम उसके क्या है, बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। उन्होंने बताया उन अनपढ़ किसानों को, उन भीड़ को, उस भीड़ में शामिल सभी लोगों को बताया कि भाई भारत माता यह कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है, जिसे अक्सर हम तस्वीर में देखते हैं कि भारत माता की फोटो दिखाई देती है जिसके लंबे लंबे से बाल है। यानी अक्सर यह बात नहीं है कि भाई सुंदर बेबस नारी जो है वह भारत माता नहीं है कि जिसके लंबे लटकते धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हैं, जिसे हम तस्वीर में देखते हैं, वह भारत माता नहीं है। भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली कि भैया भारत माता की जय बोलते हैं, तो ये जय बोलकर आपने किसकी जय बोली है आपको पता है? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। वह कल्पित स्त्री जैसे हमने सोचा है कि यह भारत माता है, हमने कल्पनाओं में उसे देखा है और तस्वीर में उसको हमने बनाया है, तो उस भारत माता की जय यानी वह कल्पित स्त्री यानी जो तस्वीर में है उस स्त्री की जय नहीं है। तब क्या है, यहाँ जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों और पत्थरों की बोली जाती है कि भाई जब जय बोला जाता है तो भाई ये किसकी जय है? आप बताते हो कि जो कल्पित स्त्री उसकी जय नहीं है, तो यह जो हिंदुस्तान, जो भारत है, इन पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की जय बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। जवाब तो दिया लेकिन वह ठीक से ठीक उत्तर दे नहीं पाए। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। उन्होंने बताया कि भाई हम जय बोलते हैं तो किसकी? जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांव और नगरों में बसते हैं। उस भारत देश में रहने वाले जो करोड़ों नागरिक है, करोड़ों लोग हैं, उसकी जय बोलते हैं हम। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। जब उन्होंने बताया कि भाई भारत माता की जय यानी उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की जय, करोड़ों नागरिकों की जय, तब उन्हें इस जवाब से संतुष्टता हुई और साथ ही साथ उन्हें प्रसन्नता भी हुई कि जो आपने जवाब दिया है वह बहुत ही अच्छा है। यह आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, कहते हैं कि भाई जब भारत माता की जय बोलते हैं तो आप अपनी खुद की तो जय बोलते हैं, लेकिन उस हिंदुस्तान में रहने वाले, उस भारत में रहने वाले करोड़ों भाई और बहनों की जय आप बोलते हैं। ये बात याद रखिए। भारत माता आप ही है और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं कि भारत माता आप खुद ही है और भारत माता की जय बोलते हैं यानी आप अपनी खुद की जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश के उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों रक उदित होती दिखाई दी। यानी जो प्रकाश हुआ, गाड़ी का जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में उनके जो भोले भाले चेहरे हैं वह उन्हें दिखाई देते हैं। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। उन्हें यह जो ज्ञान था, जो लेखक ने उन्हें दिया कि भारत माता की जय यानी आप अपनी खुद की जय बोल रहे हो, भारत में रहने वाले हर किसी नागरिक की जय बोल रहे हो, तो यह नारा उन्हें कैसा लगा? एकदम विचित्र लगा। और उन्हें पता ही नहीं था कि इतने दिनों से हम भारत माता की जय बोल रहे हैं तो यह अपनी खुद की जय बोल रहे हैं हम। हाँ, रोहतक जिले के गाँव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। यानी जो रोहतक गांव के जो लोग थे, जो जाट किसान थे, वह उन्हीं की जय बोल रहे थे। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। और आखिर में कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर एक बार कहते हैं कि भारत माता की जय। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस आत्मकथा अंश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय हम किस लिए बोलते हैं वो हमें पता नहीं था। आज इस बात को उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी ढंग से हमें समझाने की कोशिश की है और उन्होंने बताया कि भारत माता की जय यानी हम अपने आप की खुद की जय करते हैं। हम इस भारत देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की जय बोलते हैं। हर कोई गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई छोटे से लेकर बड़ा, बूढ़ा, बच्चे सभी की हम जय बोलते हैं। यानी भारत माता की जय यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी
करोड़ों लोगों की जय बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यही बात यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आपको मैंने यह सारांश में समझाने की जो कोशिश की है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।